हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और इस वीडियो में करंट अफेयर्स के वीडियो में बजट 2023-24 पर पूरा डिटेल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश कर दिया है। उन्होंने 5वीं बार लगातार बजट पेश किया है देश का, और ये देश का तीसरा पेपरलेस बजट या कहें डिजिटल बजट है। और वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है। तो पूरे बजट को मैंने इस वीडियो में 12 प्रश्नों या कहें 12 टॉपिक में बांटा है और आसान भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि एग्जामिनेशन के लिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। तो इस पर पूरा डिटेल बात करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन बेसिक आप समझ जाएंगे बजट के बारे में, क्या है बजट। क्योंकि बजट जो होता है वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ होती है और उसको समझना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश यही की है मैंने इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और उससे पहले एक सवाल आपसे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को संसद में किसने पेश किया था? इनमें से कौन है जिन्होंने पेश किया था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों बजट 2023-24 से रिलेटेड कंटेंट। क्वेश्चन होगा बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर होगा 45.03 लाख करोड़ रुपए। ये रहा। अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 26.32 लाख करोड़ रुपए है और कैपिटल रिसिप्ट है 18.7 लाख करोड़ रुपए। तो लक्ष्य तो ये है खर्च का भी और इनकम का भी, लेकिन जो रिसिप्ट हो रहा है वो दो तरीके का होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट होता है एक, और एक है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में आप समझिए मोटा मोटी कि जो टैक्सेस हैं वगैरह वगैरह, तरह तरह की ड्यूटीज़ हैं, उन सब से जो इनकम हो रहा है वो है। और कैपिटल रिसिप्ट में ज़्यादातर हिस्सा लोन है, सरकार लोन ले रही है, या फिर सरकार ने जो दूसरों को लोन दिया हुआ है उससे जो इनकम आ रहा है उससे उसका ये कैपिटल रिसिप्ट हुआ। अगर आप पूछेंगे कि पिछले बजट में 2022-23 का अनुमान कितना था, तो 39.44 लाख करोड़ रुपए तय किया गया था। हालांकि वो संशोधित होकर 41.87 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, जो 2022-23 की बात कर रहे हैं। लेकिन ये 23-24 का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं। अब समझते हैं कि इनकम के क्या क्या स्रोत हैं। इनकम तो इतना आ रहा है 45.03 लाख करोड़ रुपए, लेकिन कहाँ कहाँ से आ रहा है? तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा 34% जो है ना वो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़ है। मतलब कि हम सबसे ज़्यादा लोन ले रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, और उससे इनकम हम प्राप्त कर रहे हैं लोन लेकर। इतना बड़ा हिस्सा 34% हिस्सा है। दूसरा स्थान क्या आता है? इनकम टैक्स, वो 15% है आयकर, और कॉरपोरेशन टैक्स उससे 15% हमने इनकम प्राप्त कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है। उसका यूनियन एक्साइज जो ड्यूटी है, यानी ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, वो 7% है। उसका कस्टम से 4% है हिस्सा, ओके। 17% है जीएसटी से आ रहा है, 17% हिस्सा, ओके। और नॉन टैक्स से 6% आ रहा है, और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है 2%। तो इस तरह से हमें इनकम हो रहा है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से ले रहे हैं? हम उधार ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, और उससे यानी 34% पूरे बजट का इतना बड़ा हिस्सा हम कर्ज लेकर मतलब देश चला रहे हैं। ये स्थिति है इस बजट की। ठीक है, पिछले बजट में भी ऐसा ही हाल था, और इसको आप समझेंगे अगले हिस्से में जो एक्सपेंडिचर हम लोग बताने जा रहे हैं आपको, और उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये जो लोन हम लगातार ले रहे हैं उसका कितना बड़ा खामियाजा हमें बजट के खर्च में भुगतान करना पड़ रहा है। तो हमारा जो खर्च होने जा रहा है वो उतना ही है जितना इनकम है, 45.03 लाख करोड़ रुपए। लेकिन हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो 35.02 लाख करोड़ रुपए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ सैलरी वगैरह देने में, इस तरह के खर्चे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 13.69 लाख करोड़ रुपए है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसा एसेट पर हम खर्च कर रहे हैं, ऐसे चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं जो कि एसेट बनने जा रहा है, वो लॉन्ग टर्म में हमें
उसका फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये, और इंटरेस्ट पे कितना कर रहे हैं, 10.79 लाख करोड़ रुपए। इसे आगे समझाता हूँ मैं। तो देखिए, ये है खर्च का पूरा ये आंकड़ा, और इसमें सबसे ज़्यादा हम ब्याज अदायगी करने जा रहे हैं, यानी इंटरेस्ट पेमेंट 20%। 100 पैसे हैं तो उसमें से 20 पैसे हमने तय कर लिया है कि ब्याज देंगे। क्योंकि हमने इतना ज़्यादा लोन लेना शुरू कर दिया है, लोन तो शुरू से लिया जा रहा है, चूँकि लोन से ही डेवलपमेंट एक तरह से होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी लोन ना लेना चाहिए कि हमें इतना बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी में ही हमें खर्च करना पड़े, ये स्थिति है। और ये कितना है ब्याज अदायगी, टोटल जो 45.03 लाख करोड़ रुपए है, उसमें से हम 10.79 लाख करोड़ रुपए केवल हम ब्याज अदायगी में ही खर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो है कहाँ खर्च होगा, तो करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा मिलता है, जो हम लोग टैक्स, मतलब केंद्र सरकार टैक्स जो लेगी उसमें से जो राज्यों को हिस्सा देगी वो 18% हुआ। उसके बाद स्थान आता है खर्च के रूप में सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो है केंद्र के द्वारा जो तमाम तरह की स्कीम है, योजनाएं हैं, उसमें 17% खर्च होता है। फिर आप देखिए कि 9% जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उसमें खर्च हो रहा है। वित्त आयोग एवं दूसरे में 9% है। आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी वगैरह जो देने में खर्च होता है वो 7% है। डिफेंस में हम टोटल बजट का 8% खर्च कर रहे हैं, डिफेंस में हम 8% खर्च कर रहे हैं, और ब्याज अदायगी में हम 20% खर्च कर रहे हैं। तो इतना बड़ा अंतर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और फिर आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा बजट के बारे में। तो क्वेश्चन होगा, बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, उसका लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। आंसर होगा 5.9%, ठीक है। कितना है, 5.9%। ये भी यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, इन सब में खासतौर पे एग्जामिनेशन में ये सवाल आते हैं, और दूसरे एग्जामिनेशन में, एसएससी में भी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि रुपए में कितना ये फिस्कल डेफिसिट है यानी राजकोषीय घाटा है, तो 1.78 लाख करोड़ रुपए, 1,78,000 करोड़ रुपए ये घाटा का बजट है। जीडीपी के का इतना प्रतिशत, ठीक है, 5.9% जीडीपी का, ये हमारा लॉस होने जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष की अगर बात करेंगे तो उस समय हमारा जो राजकोषीय घाटा था देश का वो 6.4% था। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, यानी राजकीय जो घाटा है वो होता क्या है, शुद्ध आय और खर्च का अंतर। मतलब कि आय कम हुई लेकिन हमें खर्च ज़्यादा करना पड़ा, और इसके लोन लेना पड़ा, लोन भी बहुत बड़े पैमाने पर लेना पड़ा, तो उसका जो ये घाटा हुआ वो ये जीडीपी का 5.9% हुआ। इतना घाटे का ये बजट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूँ इसका पूरा पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। डेली का पीडीएफ फ्री होता है, और बजट का भी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़, वो गूगल प्ले पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेंबरशिप प्लान है मात्र 150 रुपये में 1 ईयर का, और इसके जरिए आपको तमाम पीडीएफ मिलता है। पिछले साल के 2022 के भी करंट अफेयर्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं, और मॉक टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं तमाम एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा बुक्स पे छूट भी मिलती है। 2022 की जो बुक है वो अमेजन पर बेस्ट सेलर है, हज़ारों स्टूडेंट ने लिया है। अगर आपने नहीं लिया है तो ज़रूर देख लेना। और मेंबरशिप आप ही के लिए है। मॉक टेस्ट वहाँ बेहतरीन ढंग से अवेलेबल है आपके लिए, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है तमाम एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो और दूसरे एग्जामिनेशन हो। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, तो तैयारी में जुट जाइए। पिछली बार हमारे करंट अफेयर्स के कई सारे क्वेश्चन टकराए थे उससे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, तो उसका लक्ष्य तय किया है। मतलब कितने की संपत्ति को बेचने का तय किया है भारत सरकार ने। आंसर होगा 51,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और
ये 51,000 करोड़ रुपए। पिछले बजट की बात करेंगे तो ये 65,000 करोड़ रुपए था, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट जो है मात्र 31,100 करोड़ रुपए हो पाया था, लक्ष्य मात्र 48% हो पाया था। ठीक, लेकिन अभी क्या 2023-24 के लिए तय किया गया 51,000 करोड़ रुपए। और क्या क्या सरकार बेचना चाहती है इस दौरान जो वित्त वर्ष है 2023-24 उसमें, तो देखिए आप, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NMDC स्टील लिमिटेड, BEML, HLL लाइफ केयर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर, विजांग स्टील, IDBI बैंक। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि इन सारी कंपनियों को बेच दिया जाए, जो सरकारी कंपनी है उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, और इससे सरकार को उम्मीद है कि 51,000 करोड़ रुपए वो कमाएगी। ठीक है, और अब बात करते हैं डिफेंस रिलेटेड जो बजट है उस पर। क्वेश्चन होगा, बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है? आंसर होगा 5.93 लाख करोड़ रुपए, 5,93,000 करोड़ रुपए। तो इसमें क्या है कि पेंशन का भी ये इतना हिस्सा है, 1.38 लाख करोड़ रुपए पेंशन का भी है, और टोटल जो डिफेंस बजट है उसमें बढ़ोतरी की गई है 12.9% की पिछले साल की तुलना में। ठीक है, इतनी की बढ़ोतरी की गई है। और पिछला जो बजट था उसमें डिफेंस बजट वो 5.25 लाख करोड़ रुपए का था, और इस बार 5.93 लाख करोड़ रुपए का किया गया है। डिफेंस बजट में मुख्य तौर पे 3 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन। तो रेवेन्यू बजट में डिफेंस स्टाफ की सैलरी, आर्म्स फोर्सेस के तमाम खर्चे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का मेंटेनेंस, ब्रिज का निर्माण, ये सब होता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हथियार, एमुनेशन, फाइटर प्लेन जैसे चीज़ें खरीदी जाती है। सेना की ताकत के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है डिफेंस का वो। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 के लिए कैपिटल जो बजट है उसमें 1.62 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। इसमें से ये 5.93 लाख करोड़ रुपए है, उसमें कैपिटल बजट है डिफेंस के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो उससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। और सेना की ताकत के लिहाज से ये जो खर्च है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे हथियार खरीदे जाने हैं क्योंकि चीन से लगातार चुनौतियां मिल रही हैं, टेंशन लगातार चल रहा है, तो इस वजह से। ओके, अगर हम बात करेंगे कि चीन का डिफेंस बजट कितना है तो 18.77 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, पाकिस्तान का कितना है डिफेंस बजट? 46.69 थाउजेंड करोड़ रुपए, और इंडिया का कितना है? 5.93 लाख करोड़ रुपए, 5.93 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अब हम बात करेंगे कि अलग अलग जो मंत्रालय हैं उन सबको कितना बजट आवंटित किया गया है। एक एक करके तमाम मंत्रालय को देख लें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे ज़्यादा बजट उसी को दिया गया है, कितना है? 16.89 लाख करोड़ रुपए, सबसे ज़्यादा बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी गई है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं वगैरह हैं फाइनेंस से, मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैंने आपको बताया 5.93 लाख करोड़ रुपए उसे मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसे 2.7 लाख करोड़ रुपए अलॉट करने का प्रावधान रखा गया है इस बजट में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक बहुत बड़ा खर्च होता है, तो 2.05 लाख करोड़ रुपए का ये तय किया गया है कि इस पर खर्च होगा। 2.05 लाख करोड़ रुपए का बजट इस वजह से भी है क्योंकि भारत की जो खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, वो बहुत ज़रूरी है, और तकरीबन 80% आबादी को जो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है तो उसका फंड भी यहीं से जा रहा है। अगला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसे 1.96 लाख करोड़ रुपए दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, उसे इतनी रकम क्यों? क्योंकि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास में ही है। ठीक है, तमाम जो CAPF हैं यानी
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उन सब के पर बहुत बड़े पैमाने पर खर्च होता है। अगला स्थान है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उस पर कितना खर्च होगा? तो 1.59 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है उस पर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, उस पर 2.41 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, यानी शिक्षा पर, देश की शिक्षा पर 1.12 लाख करोड़ रुपए यानी 1,12,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ये प्रावधान किया गया है। पिछले जो बजट थे, पिछले फाइनेंशियल ईयर के 2022-23 के, उसकी तुलना में 23-24 में 8,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है एजुकेशन खर्च। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, ये 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है। जल शक्ति मंत्रालय में 97,000 करोड़ रुपए उसे बजट दिए जाने का प्रावधान है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उस पर 89,000 करोड़ रुपए। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री 76,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है इस पर। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 41,000 करोड़ रुपए, ये मिनिस्ट्री की बात हो रही है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी इसरो और इससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उस पर 12,000 करोड़ रुपए, काफ़ी कम बजट है, इतना बड़ा स्पेस एजेंसी है उसकी तुलना में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उन सब के जो खर्चे हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है रोजगार से जुड़ी हुई कुछ घोषणाएं भी हुई हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 बड़ी घोषणाएं हैं, और क्या क्या हैं ये देख लीजिए। पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है। दूसरा है यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम, और तीसरा है पीएम कौशल विकास योजना 4.0। ठीक है, क्या क्या है इसके बारे में शॉर्ट में बताएं आपको। पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को उनको सपोर्ट देने के लिए सरकार 3 साल तक स्टाइपेंड भत्ता देगी। और हालांकि खास बात यह है कि कुछ शिक्षक भर्ती आगे बताने वाला हूँ, उसको छोड़ दें तो सीधी नौकरी के बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ साल पहले बजट के दौरान ही सरकार ने कहा था कि हम एक ऐसी एजेंसी बनाने जा रहे हैं जो कि सरकारी नौकरियों की एक साथ वहीं से भर्ती हुआ करेगी, और उसका नाम भी रखा गया था NRA, लेकिन उसकी कोई चर्चा पिछले कुछ साल से कुछ नहीं हो रही है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कोई चर्चा नहीं। ठीक है, अगला है यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम। इसके तहत ये होगा कि अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे ताकि युवा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में नौकरी के लिए और बेहतर ढंग से तैयार हो सके। और पीएम कौशल विकास योजना 4.0, इसके जरिए जॉब की ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी। ओके, तो ये रोजगार से संबंधित ये 3 चीज़ हैं। इसमें कुछ और भी बातें हैं, वो भी बता दूं आपको। तो 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी। स्टूडेंट के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी। 2014 से मौजूद जो 157 मेडिकल कॉलेज हैं उसमें नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, इसमें टीचिंग स्टाफ इन सब की भर्ती होगी। खेती से जुड़े स्टार्टअप शुरू करने वाले जो लोग हैं उनको एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड उनके लिए बनाया जा रहा है। 500 गोबर प्लांट बनाए जाएंगे और इससे आमदनी का लोगों के लिए जरिया बनाया जाएगा इसके जरिए। ठीक है, अब कुछ बात कर लें जो रोजगार से संबंधित पिछले बजट में कुछ बातचीत हुई थी, घोषणाएं हुई थी। 2022-23 में घोषणाएं हुई थी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत तो 16 लाख नौकरी दी जाएंगी। क्या हुआ? देखिए, पिछले साल अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और करीब 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशन पर 75,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे थे, जबकि रक्षा मंत्रालय में बहुत सारे पद खाली हैं। ठीक है, 2.5 लाख तो रक्षा मंत्रालय में है, रेलवे में 2.91 लाख वैकेंसीज खाली हैं, गृह मंत्रालय में 1,21,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो ये कुछ लोगों को नौकरियों के सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, लेकिन जो 16 लाख नौकरियों की बात करी गई थी आत्मनिर्भर भारत के तहत, उसका जो प्रोग्रेस है बहुत तेज़ी से नहीं दिख रहा है। पिछले साल एक और बात हुई थी, मेक इन इंडिया के तहत 5 साल में 60 लाख नौकरियां आएंगी, ऐसा कहा गया था बजट के दौरान। पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, 2022 में। लेकिन हकीकत में क्या हुआ है, भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB
कि 9 सितंबर 2022 की जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक PLI स्कीम से 28,636 रोजगार जनरेट हुए हैं। तो 5 साल में अगर 60 लाख नौकरियां देनी है तो एक साल में 12 लाख जॉब जनरेट होने चाहिए थे, लेकिन उससे कम ही जॉब जनरेट हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समझना जरूरी है, बजट है और बहुत आसान शब्दों में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। क्वेश्चन होगा, बजट 2023-24 में नया इनकम टैक्स स्लैब चुनने वालों को छूट में लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर कितना करने का ऐलान किया गया है। आंसर होगा 7 लाख रुपए तक का। देखिए, इससे पहले जो आखिरी बार टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया था वो 2014-15 में। तो कई साल बाद इस बार अब टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। तो इसमें नया और पुराना 2 तरह का टैक्स स्लैब है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम पुराना टैक्स स्लैब। उसमें यह है कि 3 लाख तक, मतलब इसमें कुछ बढ़ाया गया है। तो अब ये है कि 3 लाख तक 0% टैक्स होगा, 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा इनकम का, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से अगर अधिक इनकम होती तो 30% का ये टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन जो नया टैक्स स्लैब लाया गया है उसको कुछ साल पहले लाया गया था, हालांकि कि ये था कि 5 लाख रुपए तक का एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, मतलब 0% टैक्स लगेगा। अब उसको क्या किया गया, 7 लाख तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इसके तहत ये होगा 7 लाख तक जो बढ़ाया गया है, ये जो आप आंसर देख रहे हैं, तो इस स्लैब में आने पर क्या होगा, न्यू जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें आने पर सीधे 7 लाख तक छूट मिल जाएगी। लेकिन इसके तहत जो बीमा है, हाउसिंग लोन है, इन सब में जो छूट मिलती है फिर वो छूट नहीं मिलेगी। मतलब या चाहो कि 7 लाख से ज़्यादा कर लें। हालांकि सैलरी क्लास जो है ना, सैलरी से इनकम आ रही है तो 50,000 रुपये की और स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल कर दिया गया है, लगभग 7.5 लाख रुपए। लेकिन एक्चुअल में ये 7 लाख रुपए कहलाएगा अगर हम आंसर इस क्वेश्चन का देंगे तो, ठीक है। 7 लाख से ज़्यादा होता है अगर सैलरी के अलावा दूसरे इनकम से आता है तो फिर इस स्लैब पर आ जाएगा पूरा टैक्स सिस्टम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हैं। बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एरिया के लिए क्या घोषणाएं की हैं। कौन कौन सी घोषणा की हैं? 2 प्रमुख घोषणाएं कौन कौन सी है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर और दूसरा है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। तो ये 2 तरह के बातों का प्रमुख रूप से ऐलान किया गया है। और भी बातें हैं, लेकिन इसमें क्या है, डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इसे बढ़ावा दिया जाएगा और होना इससे यही है ऊपर वाले से कि मोबाइल पर ही तमाम तरह की जानकारी किसानों को मिल पाएंगे इसके ज़रिए। और दूसरा जो ये जो फंड है ना, फंड के ज़रिए गांव में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका दिया जाएगा उस फंड के ज़रिए, ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जो भी अब किसानों को इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी वो मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। खेती के तरीके हो गए, जो सरकार की नई नई स्कीम है, खाद आना है वगैरह वगैरह, उन सब के बारे में। आगे एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड जो है, इसके ज़रिए क्या होगा, तो जो गांव में जो नए स्टार्टअप कोई शुरू करना चाहता है, उस पर काम कर रहा है, तो उसको फंड दिया जाएगा। कुछ और भी बातें हैं, 10 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लगी यहाँ मैंने पेश किया, और ये सब PDF में मैंने दिया हुआ है। और हाँ, मेंबरशिप आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा। और बुक अवेलेबल है जो कि बेस्ट सेलर है अमेजन पे 2022 की। 10 बातें वो भी बात कर लें। कृषि स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए जैसे एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड तो बनेगा ही, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मत्स्य योजना, उसके लिए 6,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। किसानों को लोन देने के लिए की जो राशि है वो 20 लाख करोड़ रुपए तय कर दी गई है कि मतलब एक किसान को 20 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख करोड़ रुपए का लोन किसानों को दिया जाएगा टोटल मिलाकर। मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स की स्थापना की जाएगी। क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स की स्थापना की जाएगी मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए। और आपको पता होगा कि 2023 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज
वर्ष घोषित है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है बजट में? 2200 करोड़ बागवानी की उपज को बढ़ावा देने के लिए ये फंड तय किए गए हैं। खाद बीज की जानकारी देने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया था, पहला टॉपिक था, वो ये रहा। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर कपास की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब इसमें अब कपास की खेती में किसानों के साथ साथ अब देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर पहुंच रही हैं। ठीक है। किसानों के लिए सहकार से समृद्धि, और इसके जरिए 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। ठीक है। सरकार ने कृषि जो किसान क्रेडिट कार्ड है KCC, वो 20 लाख करोड़ तक उसको बढ़ाने की घोषणा की है। पहले ये 18.5 लाख करोड़ रुपए का था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजना का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी? मतलब वो अब सरकारी योजना का पहचान पत्र बन जाएगा। आंसर होगा पैन कार्ड। ठीक है। तो अब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि पैन कार्ड जो है वो तमाम सरकारी योजनाओं के लिए वो एक कार्ड होगा, वही पहचान पत्र होगा। देखिए, तरह तरह के कार्ड बनते हैं। आधार कार्ड पर बहुत जोर दिया गया, लेकिन अब सरकार पैन कार्ड पर जोर देने जा रही है क्योंकि आधार और पैन जो है वो लिंक हो गया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी संसद में बजट पेश करते हुए। और आप पैन कार्ड से जो फाइनेंशियल लेन देन के साथ साथ अपनी पहचान के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी काम होगा, उसमें एक ये पहचान के लिए इम्पॉर्टेंट बात होगी। एक और बात ये हुई है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी IFSC, जो अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ होगा तो आपके खाते के साथ खाता नंबर होगा, साथ में एक IFSC कोड भी होगा, उस बैंक ब्रांच का कोड होता है। तो उसके साथ अगर कोई बैंक खुला हुआ है तो विदेशी बैंक उसका अधिग्रहण कर सकेंगे और इसके लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट, RBI एक्ट और IFSC एक्ट में बदलाव करने का प्रावधान रखा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये बात करेंगे हम कि संसद में वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 के सप्तर्षि यानी 7 आधार क्या बताए हैं, क्या क्या हैं? तो ये हैं टोटल: समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 हैं, इसको सप्तर्षि कहा गया है और यहाँ भी देख रहे हैं आप इंग्लिश में भी सप्तर्षि कहा गया है इसको, और इसी के आधार पर ये बजट तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है 5G सेवाओं का उपयोग करके एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सरकार ने कितने लैब स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर होगा 100 लैब बनाए जाएंगे देश भर में 5G सर्विसेज के उपयोग से संबंधित जो एप्लीकेशन है उसको विकसित करने के लिए, और ये लैब देश भर के अलग अलग इंजीनियरिंग संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। तो आगे आने वाला जो भविष्य है वो 5G है। अब बात करते हैं अन्य जो घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, जो बचे खुचे हैं, वो सब यहाँ पर मैंने समेट दिया है। ओके। तो स्टार्टअप्स को मिलने वाले जो इनकम टैक्स बेनिफिट है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। MSME को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, मतलब तमाम को मिलाकर, और इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। देश में स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात है, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी ये भी लाई जाने वाली है, सरकार ने ऐलान कर दिया। और सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्ना को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी। ठीक है, ताकि भारत जो है मिलेट्स यानी मोटा अनाज के क्षेत्र में ग्लोबल सेंटर बन सके, उसके रिसर्च के क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्या टॉपिक, गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त अनाज जो है उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया दिया जाएगा। हालांकि इसका ऐलान पहले सरकार कर चुके। फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम किया जाएगा और इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए के अभी फंड का तय किया गया है।
और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है? मतलब कि अगर आप फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं कर रहे हैं और ऐसे यानी रिन्यूएबल एनर्जी का अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा और उसको आप कैश में उसको भुना भी सकते हैं। ठीक है, मनरेगा का बजट जो है ना, एक चीज़ यहाँ देखा गया कि 33% कम कर दिया गया और 60,000 करोड़ इसको कर दिया गया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट जो बजट है वो सब आपने देखा। ठीक है, और अब देख लेते हैं जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को संसद में किसने पेश किया था? कौन है वो? आंसर होगा इसका R.K. षणमुखम चेट्टी। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। आज़ाद भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री उस समय के R.K. षणमुख चेट्टी ने दिया था और ये अंतरिम बजट था। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार बजट पेश किया था। बात है 1958 से 59 के बीच में। प्रधानमंत्री पद के साथ साथ उनके पास वित्त मंत्रालय भी था, तो उन्होंने भी एक बार बजट पेश किया हुआ है। ठीक है, और अब तक सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। उन्होंने टोटल 10 बजट पेश किया था। ओके, तो दोस्तों ये था बजट स्पेशल ये वीडियो। अगर आप डेली कंटेंट देखना चाहते हैं, करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और प्लीज़ आपसे एक ही अनुरोध है कि शेयर जरूर करिएगा तमाम मित्रों को, ताकि जो बेहतरीन ढंग से आपको बताया गया है वो और लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और मेंबरशिप प्लान है आप सबके लिए। ओके, बुक भी अवेलेबल है, बेस्ट सेलर है अमेजन पे। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।